जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू उर्दू ITacademy.com। आज ही मैं हाजिर हूँ आपकी खिदमत में लेक्चर नंबर 14 के साथ, जिसके अंदर हमारे पास टॉपिक है गूगल क्लाउड कंप्यूट इंजन लैब। तो इसको स्टार्टअप करते हैं जी। हमारे पास टॉपिक का नाम है गूगल कंप्यूट इंजन, ये प्रोडक्ट है गूगल की। उसके बाद दोबारा लैब स्टार्ट करने से पहले इसको रिवाइज करें कि वेट व्हाट इज़ क्लाउड अगेन। तो ट्रेडिशनल ऑन प्रेमाइस में क्या होता है कि डाटा कॉन्फ़िगरेशन, एप्लीकेशन कोड, स्केलिंग, रन टाइम, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्चुअलाइजेशन और हार्डवेयर आप मैनेज कर रहे होते हैं। यू मैनेज, यहाँ पे जैसे नीचे लिखा हुआ यू मैनेज, ब्लू वाला यू मतलब कि एज एन IT एडमिन, IT मैनेजर आप कर रहे होते हैं। और क्लाउड के अंदर क्या होता है कि ये चीज़ें ग्रीन वाली क्लाउड मैनेजर प्रोवाइड कर रहा होता है और बाकी सारी चीज़ें आप खुद कर रहे होते हैं। तो कुछ ना अब क्लासिफिकेशंस हो गई हैं IT में। पहला ट्रेडिशनल ऑन प्रेमाइसेस है जो ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट्स है। उसके बाद हम आए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में, जिसे हम VM कहते हैं। तो मोस्टली अभी तक यू कैन से कि 60 to 70% लोग सिर्फ IaaS को ही क्लाउड समझते हैं। बस क्लाउड यही है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ऐसा नहीं है। इससे आगे की दुनिया भी मौजूद हो चुकी है। तो डाटा एंड कॉन्फ़िगरेशन इसमें आपने करनी होती है। डाटा आपका होता है, कॉन्फ़िगरेशन आपने अपनी मर्जी करनी होती है, एप्लीकेशन कोड आपने खुद बनाना होता है, स्केलिंग आपने खुद उसकी सेट करनी होती है, रन टाइम मतलब कि वो उसमें कौन सा एनवायरनमेंट आपने रन करना है, आपकी पाइथन की एप्लीकेशन है, PHP की है, जावा की है, जो भी है। ऑपरेटिंग सिस्टम, आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स बेस्ड होगा या विंडोज़ बेस्ड होगा, जिसके पर आपकी ये चीज़ें चलेंगी। वर्चुअलाइजेशन, उसके नीचे हाइपरवाइजर कौन सा है, VMware है, KVM बेस्ड है, कुछ भी है, गूगल मैनेज करेगा। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस। हार्डवेयर, उसके नीचे हार्डवेयर कौन सा है, वो हो सकता है मदरबोर्ड से लेकर प्रोसेसर तक सब कुछ इसने खुद बनाया हो सकता है HP डेल का हो, ये आपको नहीं पता। लेकिन आप जब मशीनें बना के LS CPU इस तरह कमांडें चलाते हैं तो इंटेल के प्रोसेसर आपको शो हो रहे होते हैं। तो कंटेनर एज सर्विस की बात करते हैं आगे। इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस है, उससे मोर डायनामिक अप्रोच कंटेनर एज सर्विस है, फिर प्लेटफॉर्म एज सर्विस है, फिर फंक्शन एज सर्विस है और फिर सॉफ्टवेयर एज सर्विस है। तो कंटेनर के अंदर भी क्या कर रहे होते हैं, डाटा भी आप कर रहे होते हैं, एप्लीकेशन भी, स्केलिंग भी और रन टाइम भी आप कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम की एक्सेस आपके पास नहीं होती। ये बहुत लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लाइक एल्पाइन लिनक्स, जो कि 40 MB रैम कंज्यूम कर रहा होता है। फिर प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के अंदर, पैस के अंदर क्या होती है, डाटा, एप्लीकेशन और स्केलिंग, तीन चीज़ें सेट करनी होती हैं। जैसे इसकी एग्जांपल मैं दूंगा आपको। इसकी एग्जांपल में क्या है जी, गूगल कंप्यूट इंजन प्रोडक्ट है। इसके अंदर क्या है जी, आपके पास क्लाउड रन प्रोडक्ट है। इसके अंदर आपके पास क्या चीज़ है, इसके ऊपर आपके पास प्रोडक्ट आती है ऐप इंजन, गूगल की ऐप इंजन काम कर रहा होता है। फिर फंक्शन एज अ सर्विस की बात करें, भी डाटा कॉन्फ़िगरेशन देनी होती है, एप्लीकेशन कोड करना होता है। इसकी एग्जांपल है जी आपके पास गूगल क्लाउड रन फंक्शन सर्विस काम कर रहा होता है। तो क्लाउड बिल्ड है, क्लाउड रन है, काफ़ी चीज़ें हैं जो फंक्शनल सर्विस के तौर पे ऑपरेट कर रही होती हैं। तो यहाँ पर फंक्शनल सर्विस को हमने देख लिया। उसके बाद हम देखते हैं सॉफ्टवेयर सर्विस कैसे है। इसके वहाँ पे डाटा और कॉन्फ़िगरेशन आपने सेट करनी होती है। पूरा रेडीमेड सॉफ्टवेयर आपको मिलता है, जैसे gmail.com। आगे मूव करते हैं। इसके बाद व्हाट इज़ कंप्यूट इंजन, ये बिग पिक्चर की तरफ आते हैं। मैंने लास्ट थ्योरी में ये नहीं करवाई थी, तो मैंने इसमें ऐड की है कि दोबारा एकदम से हम हैंड्स ऑन में जंप करने से पहले ज़रूर देख लें कि क्या चीज़ कर रहे हैं। कंप्यूट इंजन क्या है, कस्टमाइजेबल वर्चुअल मशीन्स इन गूगल क्लाउड। प्री डिफाइंड की बात करेंगे तो कुछ सेट उसने बनाए होते हैं कि 1 vCPU है, 3.75 GB की मेमोरी है। ये इसने क्यों इस तरह के सेट बनाए होते हैं कि इसके ऊपर बोटल नेक नहीं होता कोई भी। बोटल नेक ये होता है कि यार आपकी vCPU 1 है और 200 GB रैम है, ये एक बोटल नेक है कि आपका रैम टू प्रोसेसर परफॉर्मेंस रेशो बिल्कुल भी मैच नहीं है एज़ पर द IT स्टैंडर्ड्स। उसके बाद अगली क्या है जी, कस्टम मशीन टाइप है। उसमें आप क्या करते हैं कि आप एक vCPU लगाते हैं, मैक्सिमम 1.65 GB तक आप उसके अंदर रैम को एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन ये किसी भी और क्लाउड में फीचर मौजूद नहीं है। अगर आप बात करें एज्योर की, तो एज्योर में वो कहता है भाई ये है और सिर्फ यही है, कस्टम का ऑप्शन नहीं देता। तो इससे बड़े रिसोर्सेज का ज़या भी होता है इन शॉर्ट यू कैन से। मशीन की फैमिली टाइप्स क्या होती हैं, कंप्यूट ऑप्टिमाइज होती हैं। कुछ ऐसी एप्लीकेशन होती हैं जैसे कि डाटा साइंस की और आपकी डीप लर्निंग की, जिसके अंदर आपकी प्रोसेसर की बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन होती है। कुछ मेमोरी ऑप्टिमाइज होती हैं जैसे कि ERP एप्लीकेशन, ओरेकल हो गया, SAP हैना हो गया, वो मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड मशीनें मांग रही होती हैं। कुछ जनरल पर्पस होती हैं, मतलब वेब सर्वर हो गया, आपकी डेटाबेसेस हो गई माइक्रो लेवल की छोटी डेटाबेसेस इस तरह की। और कुछ एक्सेलरेटर ऑप्टिमाइज होती हैं, ये इसका और इसका एक मिक्सचर है। हाई परफॉर्मेंस मशीन्स होती हैं, इसमें गूगल की मशीनें चलती हैं ताओ सीरीज़ की,
इसमें आपकी चलती हैं N2D और ई सीरीज़ की, इसमें ई सीरीज़ चलती है। तो इसकी ना मशीनें आप कंसोल देखेंगे तो आपको भी मैं दिखाऊंगा, तो उसके अंदर आपको ये सारी सीरीज़ नज़र आ जाएंगी। ये गूगल आपको 4 तरह की 1 2 3 4 गूगल आपको 4 तरह की सीरीज़ प्रोवाइड कर रहा है। अपनी प्रेफरेंस के मुताबिक आप ये इस्तेमाल करें अपने काम के लिए। कंप्यूटर इनका यूज़ केस क्या हो सकता है, आप इसके ऊपर अपनी वेबसाइट चला सकते हैं, डेटाबेस चला सकते हैं, लेगेसी मोनोलिथिक एप्लीकेशन चला सकते हैं, मतलब ये पुरानी बनी हुई थी PHP या जिसे क्लोजली कपल्ड कहते हैं टेक्निकल ज़ुबान के अंदर। फिर कंटेनर बेस कंटेनर भी आप रन कर सकते हैं, विंडोज़ की एप्लीकेशन भी आप इसके ऊपर चला सकते हैं। तो ये है कि आप कंप्यूटर इंजन की बात करें प्राइसिंग की, उसके अंदर जो डिस्काउंट होते हैं सस्टेन्ड जो डिस्काउंट होते हैं, ऑटोमेटिक डिस्काउंट फॉर रनिंग VMs आर सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द मंथ, कि आप एक महीने का इतने हिस्से VM चलाएंगे तो कुछ आपको डिस्काउंट के ऊपर मिलेगा। कैलकुलेटर पे जब आप प्राइस कैलकुलेट कर रहे होंगे तब एक चेक बॉक्स होगा कि वो कहेंगे अगर आपने इसके डिस्काउंट भी ऐड करने हैं तो बताएं, हम आपको फिर फाइनल प्राइस बताएंगे। तो मोर और लेस गूगल की मशीनें, ये बड़ी मशीनें सस्ती होती हैं बाकी क्लाउड्स के थ्रू, लेकिन बाकियों में तकरीबन मिड बराबर जा रहा है, कुछ सेंट्स के फ़र्क होते हैं। इन क्लाउड में अब सेंट्स के लेवल पे जंग हो रही है कि कौन कितने डॉलर या सेंट कम दे रहा है चीज़ हमें। अब कमिटेड यूज डिस्काउंट क्या होता है जी, 57% सेविंग होती है विद नो अपफ्रंट कॉस्ट, कि आपने 3 साल की प्रोसेसर और रैम की कमिटमेंट परचेज कर ली गूगल से किसी एक रीजन के अंदर, तो उसमें जितने भी आपके प्रोसेसर और वो हैं उसके ऊपर 57% आपको डिस्काउंट मिलेगा। इसके अंदर गूगल विन कर रहा होता है एज़ कम्पेयर टू AWS एंड एज्योर, ये सबसे ज़्यादा अच्छे डिस्काउंट गूगल देता है कमिटेड वाले। प्रीएम्प्टेबल VMs मैंने आपको बताया था अप टू 80% सेविंग्स एंड बैड जॉब्स फॉल्ट टॉलरेंट वर्कलोड, कि जो फॉल्ट टॉलरेंट वर्कलोड्स होते हैं उसके लिए आप इसको प्रीएम्प्टेबल का यूज़ करते हैं। राइट साइज रिकमेंडेशन क्या होती हैं, जब आपकी 100-200 VMs जारी होंगी ना किसी कंसोल में आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको रिकमेंडेशन आ रही होती है यार कि मशीन अंडर ऑप्टिमाइज है इसको छोटा करो, ये ओवर ऑप्टिमाइज है इसको बड़ा करो, इस तरह के ऑप्शन आपको दे रहा होता है। अच्छा, मशीन टाइप्स के अंदर एक बात वो ये कर रहा है कि अच्छा फ्लो इस तरीके से जा रहा है सारा, मैंने इसको रैंडमली बता दिया आपको। अब बात काम किस तरह करता है जी, अब जब क्रिएट करते हैं एक मशीन तो उसमें रीजन होता है कि US रीजन है कौन सा, जोन है कि USA का कौन सा रीजन है, ईस्ट कोस्ट है वेस्ट कोस्ट है, जहाँ पे गूगल का डाटा सेंटर मौजूद है। तो एक रीजन में मल्टीपल जोन्स भी हो सकते हैं गूगल के, ठीक है, मतलब मल्टीपल डाटा सेंटर भी हो सकते हैं। उसके बाद मशीन टाइप क्या होती है कि आपकी मशीन की मेमोरी और CPU कितना है। उसके बाद बैकअप किस तरह काम करता है, आप ऑटोमेटिकली स्केड्यूल भी लगा सकते हैं, गूगल की VMs का बिल्ट इन फीचर है। लाइव माइग्रेशन कि कीप्स ऐप रनिंग ड्यूरिंग मेंटेनेंस, कि आपकी माइग्रेशन हो रही हो एक होस्ट से दूसरे होस्ट पर तो आपकी लाइव माइग्रेशन हो जाए और आपकी ऐप चलती रहे, कोई डिसरप्शन ना हो आपकी मशीन की फंक्शनैलिटी में। हाई अवेलेबिलिटी क्या होता है कि आपकी मशीनें या सर्विस हर टाइम पे अवेलेबल रहें। ऑटोमेटिकली फेलेवर टू एनालाइज, ऑटोमेटिक फेलेवर टू अनदर जोन और रीजन, जोन ए है ऑटोमेटिक फेलेवर्स का जोन B पर बनेगा। CPU यूटिलाइजेशन मोर देन 60% हो, क्रिएट अ न्यू इंस्टांस कर दो, ये भी अच्छे के अंदर आता है। मतलब वर्टिकल स्केलिंग और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर आ जाते हैं। उसके बाद मैनेज इंस्टेंस ग्रुप क्या होता है, ये होता है गूगल का ऑटो स्केलर, कि आपकी एक मशीन या कोई मसला आ गया VM के अंदर तो उसकी जगह पे दूसरी मशीन उसकी यहाँ पे आई थी है, फ्रंट एंड पे लोड बैलेंसर लगा होता है, पीछे मशीनें चल रही होती हैं, ऑटोमेटिक अपडेट्स काम कर रही होती हैं कि आपकी मशीन बारी बारी पूरी मशीनों पे कोड अपडेट हो जाता है। सपोर्ट फॉर स्टेटफुल वर्कलोड्स, अब स्टेटफुल और स्टेटलेस एक डिटेल टॉपिक है कि स्टेटफुल एप्लीकेशन कौन सी होती हैं, स्टेटलेस कौन सी होती हैं। स्टेटफुल वो होती हैं जहाँ पर यूज़र की स्टेट मशीन के अंदर सेव की जाती है, मतलब यूज़र का सेशन डाटा, यूज़र की प्रोफाइल पिक्चर कहीं पे मशीन में सेव की जाती है। स्टेटलेस एप्लीकेशन वो होती हैं जहाँ पर यूज़र की स्टेट, वर्किंग स्टेट, मतलब कि यूज़र का सेशन लॉगिन कहीं और पीछे बैकएंड में किसी डेटाबेस पे सेव किया जा रहा होता है। तो इसकी छोटी सी बड़ी एक माइक्रो लेवल की आपको मैं डेफिनेशन बताइए स्टेटफुल स्टेटलेस। इसके आर्किटेक्चर में बड़ा एक वादा डिफरेंस होता है। अच्छा, कंटेनर सपोर्ट क्या है कि कंटेनर भी सपोर्टेड होते हैं, आप अपनी एप्लीकेशन वाला कंटेनर भी रन कर सकते हैं। ऑटो स्केलर 3 टाइप ऑफ पॉलिसियाँ होती हैं। CPU यूटिलाइजेशन के ऊपर होती है कि आपकी CPU की यूटिलाइजेशन 60% हो जाए तो आपका न्यू इंस्टांस बना दो। HTTPS लोड बैलेंसर सर्विस कैपेसिटी रिक्वेस्ट ऑन पर सेकंड, कि आपके लोड बैलेंसर पर इतने हिट्स हों तो आप नई इंस्टांस को बना दें। फिर क्लाउड मॉनिटरिंग मैट्रिसेस, मतलब कि आपकी फ़लाँ सर्विस फुल हो जाए तो एक नया इंस्टांस बना दो, आपकी फ़लाँ चीज़ फुल हो जाए तो एक नया इंस्टांस बना दो, ये आपके मैट्रिसेस बेस्ड होते हैं। तो ये तो हमने कंप्यूटिंग को बड़ा डिटेल अब देख लिया क्या क्या फीचर सेट हैं। अब आगे चलते हैं इसकी लैब के ऊपर, जिसके अंदर हम एक मशीन बनाएंगे विंडोज़ की और लाइनक्स की। फिर एक हम फॉरवर्ड टैग्स को साथ अटैच करेंगे ताकि हम उन्हें एक्सेस कर पाएँ।
मतलब कि फायरवॉल में इसको अलाउ करवाएं कम्युनिकेशन को। फिर कन्फिगर विंडोज़ RDP पासवर्ड की हम विंडोज़ वाली मशीन को किस तरह एक्सेस करेंगे और हम लाइनक्स की मशीन को किस तरह एक्सेस करेंगे, तो मैं आपको हैंड्स ऑन करवाने लगा हूँ। सो लेट्स जी मूव ऑन जी। अब हम मूव कर रहे हैं जी कंसोल की तरफ ही। मैं कंसोल आपके सामने ले आया हूँ। एक मेरा एक प्रोजेक्ट है, मैं इसके डैशबोर्ड पर जाता हूँ और मैं बेसिकली पुराना डैशबोर्ड यूज़ करने का थोड़ा आदी हूँ, तो मैं पुराने कंसोल के ऊपर जाकर काम कर रहा होता हूँ। ये फ्रंट एंड पे रिसोर्सेज में भी कंप्यूटर का ऑप्शन आ रहा होता है, इसके पर क्लिक करते हैं हम। क्लिक करने के बाद मेरे कुछ मशीनें चाह रही हैं, कुछ मशीनें चाह रही हैं इसके ऊपर। तो मैं क्या करूँगा कि मैं क्रिएट इंस्टांस करता हूँ नए टैब के अंदर यहाँ पे। अब सबसे पहले मैं परफॉर्म करता हूँ लॉन्च विंडोज़ एंड लाइनक्स मशीन, दोनों मशीनें लॉन्च कर देता हूँ, एक विंडोज़ की एक लाइनक्स की। ठीक है जी, इसको मैं क्लिक किया है और ये लोड ले रहा थोड़ा सा। अब बारी बारी सारी चीज़ें समझाता हूँ क्या चीज़ क्या कर रही होती है। यहाँ पे मैं लाइनक्स इंस्टांस, ये लाइनक्स नाम लिख दिया, लाइनक्स की मशीन है, रीजन सेलेक्ट कर लिया। अब सबसे ज़रूरी होता है कि आपका कस्टमर किस दुनिया के हिस्से में है, वहाँ पर रीजन का सिलेक्ट करना होता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि यूरोप में अभी इनका मिलान पेरिस भी लॉन्च हुआ है रिसेंटली। ये सबसे मोस्ट रिसेंट लॉन्च हुआ है। मैंने इसको अभी तक टेस्ट नहीं किया इसकी लेटेंसी क्या है, लेकिन gcpping.com पे मैं देख सकता हूँ। gcpping.com पे मैं लेटेंसी चेक कर सकता हूँ अपने घर के इंटरनेट से। अगर आप डाटा सेंटर में आप तो डाटा सेंटर के इंटरनेट से इसको चेक करेंगे। सो एक चीज़ होती है कि आपकी मशीन की लेटेंसी बहुत अच्छी होनी चाहिए, मतलब नेटवर्क बहुत अच्छा उसका कम्युनिकेशन आपको मिलनी चाहिए। तो वो आप उस रीजन में अपना VPC बनाते हैं, उस रीजन का सबनेट यूज़ करते हैं जो आपके मुल्क से करीब तरीन होता है, आपके डाटा सेंटर से करीब तरीन होता है। अब यहाँ पे इसकी ये टेस्टिंग हो रही है जी, सबसे करीब तरीन पेरिस में लेटेंसी आ रही है। इसकी मैं रीज़न भी आपको बताऊँगा इसके बाद कि इसको मैं इस तरह करूँ तो सबसे करीब तरीन पेरिस की लेटेंसी आ रही है यूरोप वेस्ट 9। इससे पहले मेरी अच्छी जो थी लेटेंसी वो आती थी यूरोप वेस्ट 6 के थ्रू। अभी यूरोप वेस्ट 6 कहाँ भागा बाजी, थोड़ा वो टेस्टिंग कर रहा है वो। यूरोप वेस्ट 6 की लेटेंसी बहुत अच्छी आती थी, 166 ms पे गूगल ले गया है। अराउंड इसकी भी 144 आती है अगर आपका अच्छा डाटा सेंटर का इंटरनेट हो तो, जो अपना जीरिच है। इसकी भी 180 166 वेरी गुड लेटेंसी फ्रॉम पाकिस्तान राइट नाउ। अब मैं क्या करता हूँ, ये मैं मिलान को चेक कर लेता हूँ। आज के मिलान पे मेरी क्या लेटेंसी आती है, मशीन बनाता हूँ, इसके ऊपर एक्सेस मेरी जल्दी हो जाएगी। अब मैं यहाँ पर जाकर सबसे पहले अपना रीजन ले लेता हूँ जी, मिलान पेरिस। ये लो, इस पर प्राइस का याद रखिएगा, सब रीजन में प्राइस का डिफरेंस है। अब मिलान में देखता हूँ कि क्या प्राइस आ रही है। इसके अंदर 3 डाटा सेंटर बनाए हैं इन्होंने, नाइस। $36 की प्राइस आ रही है, 36 से आ रही है 14, और यहाँ पर कितने की है, 36 से आ रही है 14 और 35 से आ रही है 40। मतलब कि इस टाइम पेरिस सस्ता है। तो गूगल के मज़े की बात ये, जब आप मशीनें बना रहे थे उसी टाइम सारी प्राइसिंग आपको दे देता है साथ साथ। सस्टेन ड्यूटी पे कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा, टोटल ये है। और मिलान में कोई सस्टेन ड्यूज है, इसको भी देख लेते हैं जी। बेसिकली कुछ जगहों पे उनको हार्डवेयर वो सस्ता पड़ा था, कुछ पे महंगा पड़ा था। 36 ये है। सो अब सबसे अच्छा जो ग्लोबल लोड बैलेंसर 162 पे है गूगल का। मिलान में यूरोप वेस्ट 8 के अंदर में ये वाली इसके लेटेंसी बता रहा था। मैं मिलान पे टेस्टिंग कर लेता हूँ मशीन की। अब मशीन की टेस्टिंग कर ली। अब जनरल पर्पज़ आ रही है, कंप्यूटर ऑप्टिमाइज आ रही है, मेमोरी और GPU ऑप्टिमाइज आ रही है, जो कि मैंने आपको पीछे डायग्राम में बताई थी। तो मैं एक नॉर्मल मशीन टेस्टिंग कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं E2 सीरीज़ पे जा सकता हूँ। मैं 2 vCPU 4 GB रैम के साथ ओके हूँ। अब पहले मैं बनाता हूँ ये विंडोज़ की मशीन। अब बारी बारी हम सीधे देखते हैं लेबल्स क्या हैं। लेबल्स दे सकते हैं कि लेबल्स फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट मेरा कौन सा है, प्रोजेक्ट मेरा है A, ये मैं इसका लेबल ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, प्रोजेक्ट A। अब जितने भी प्रोजेक्ट A के इंस्टांस उनके साथ ये लेबल लगा दिए। ये पैचिंग के लिए और मल्टीपल फंक्शंस के लिए गूगल में इस्तेमाल हो रहे होते हैं लेबल्स। तो जब आप प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं तो लेबल इज अ मस्ट, आपने लेबल ज़रूर लगाने हैं। किस डिपार्टमेंट का है, किस प्रोजेक्ट के पार्ट है ये मशीन, से बड़ी हेल्प रहती है। तो मशीन टाइप पे आ गए। इसके बाद मल्टीपल लेबल्स भी ऐड कर सकते हैं। मशीन की टाइप सेलेक्ट कर ली मैंने। अब मैं कस्टम भी कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ यार 2 vCPU चाहिए, मेरा रैम थोड़ी ज़्यादा चाहिए। देखें मैक्सिमम 16 भी रैम लगा सकता हूँ। ये किसी और क्लाउड में फीचर मौजूद नहीं है, लेकिन मैं भी कहता हूँ यार आई एम गुड विद दिस। और मशीन विंडोज़ की 4 GB ओके, मैं इसलिए भी जाता हूँ। और ये भी हो गया 36 और प्राइस अपडेट हो रही है। CPU प्लेटफॉर्म एंड GPU, इसको भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसकी कोर रेशो क्या है,
1 VCP 1 कोर। अब ये भी एक बड़ा चैलेंजिंग चीज़ है। अगर आप टेक्निकल हैं, वर्चुअलाइजेशन हार्डवेयर पे काम कर रहे हैं, मे बी आई एक्सपेक्ट के कुछ टेक्निकल लोग भी स्क्रीन के इस तरह बैठे हुए इसको सुन रहे होंगे जो VMware के प्रोफेशनल होंगे, तो उसके अंदर अब मार्केट में भी काम कर रहे होते हैं, तो वो एक बड़ी चैलेंजिंग सवाल होता है यार कि क्लाउड में कितने कोर्स दे रहे हैं, रेशो क्या है। ठीक है, अब इसमें क्या है जी, 1 CPU 1 कोर कि आपका जो एक कोर है वो आपको 1 CPU दे रहा है कूल उसके ऊपर, यहाँ पे 2 vCPU दे रहा है कोर के ऊपर, मतलब शेड कोर है। तो मैं $36 में देखूँ, द सिलेक्टेड मशीन डज नॉट सपोर्ट SMT सेटिंग। अच्छा, इसके ऊपर ये सपोर्टेड नहीं है। अब ये देख लेता हूँ, ये भी इसके सपोर्टेड नहीं है, ई में नहीं है, N2D और लेटेस्ट वाली में होगी, इसको मैं नन कर देता हूँ। तो एक रेशो होती है, पहले आपका एक सॉकेट होता है फिजिकल प्रोसेसर, फिर आपका होता है कोर, फिर कोर के अंदर थ्रेड्स होते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है कैलकुलेशन का कि आपके कितना ही कोर का प्रोसेसर है नीचे मशीन में। अब गूगल आपको ये नहीं बता रहा कि यहाँ पे कोर टू वो रेशो क्या है। ये शेड कोर पे मैं काम कर रहा हूँ, मे बी इसके नीचे इसने काफ़ी और भी 1 की रेशो 4 इस्तेमाल की हो, तो काफ़ी टेक्निकल चीज़ को भी छोड़ देते हैं। रेशो की बात कर लेते हैं। फिर विजिबल काउंट कोर आ जाए, 1 CPU बता रहा है। इस मशीन पे ये सपोर्टेड नहीं है, इसको मैं नन कर देता हूँ, किसी और मशीन पे इसको चेक कर लेंगे बाद में। GPU मैं इस पर ऐड नहीं कर सकता, वो सिर्फ N2 सीरीज़ पे, N1 सीरीज़ पे GPU सपोर्टेड है। सो इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ इस सेटिंग को, ये एडवांस सेटिंग है। अनेबल डिस्प्ले डिवाइस, यहाँ पर क्या है जी, अब इसे एनेबल डिस्प्ले डिवाइस करेंगे तो आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग किस तरह के फंक्शन काम कर रहे होंगे, आपकी स्क्रीन आ रही होगी कि आपकी मशीन किस स्टेट पे खड़ी हुई है। उसके बाद कॉन्फिडेंशियल VM सर्विस, इसके अंदर क्या होता है कि अगर आप ये एनेबल करते हैं तो आपकी रैम होती है ना, वो इनक्रिप्ट हुई थी, गूगल भी आपके अंदर चलते हुए प्रोसेसेस को नहीं देख सकता। कंटेनर के अगर आपको इस मशीन के अंदर कंटेनर चलाना हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। बूट डिस्क क्या होती है कि आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम को सेलेक्ट करना है। मैं अभी विंडोज़ कर रहा हूँ, मैं चेंज करूँगा, ऑपरेटिंग सिस्टम में जाऊँगा, मैं यहाँ से लूँगा विंडोज़ सर्वर। यहाँ पे विंडोज़ के डेस्कटॉप पे एडिशन मौजूद नहीं गूगल क्लाउड में, मैं बताता हूँ आप लोगों को, तो वो सिर्फ एज्योर में मौजूद है इस टाइम और किसी क्लाउड में मौजूद नहीं है। तो विंडोज़ सर्वर 2019 डाटा सेंटर की माइक्रोसॉफ्ट की मोनोपोली है उस चीज़ में ना। अब कस्टम इमेजेस आ जाते हैं, स्नैपशॉट्स क्या हैं, स्नैपशॉट्स एग्जिस्टिंग डिस्क, ये बात की बातें हैं, डिटेल टॉपिक्स हैं इसके। मैं एक मज़ीद इसके लिए वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ बाद में। अभी मैं इससे बताता हूँ कि हमने इसकी बूट डिस्क मतलब कि ये C ड्राइव है वो कितनी रखी है, ये D ड्राइव की बात नहीं हो रही। इसके ऊपर सिर्फ मेरी पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्टॉलेशन होगी। हो सकता है मैंने कोई C में ज़्यादा सॉफ्टवेयर करने हो तो मैं इसको 200 GB भी रख सकता हूँ, खैर इस तरीके से 1500 GB जो भी रखनी है। अभी मैं 50 GB करता हूँ। उसके बाद आता है ये बूट डिस्क की टाइप क्या है। बूट डिस्क की टाइप के अंदर आती है स्टैंडर्ड, परसिस्टेंट, SSD, एक्सट्रीम और बैलेंस्ड। स्टैंडर्ड क्या है, हार्ड ड्राइव है, SSD होती है, बैलेंस परसिस्टेंट SSD और स्टैंडर्ड का मिक्सचर है परफॉर्मेंस वाइज। और एक्सट्रीम परसिस्टेंट इसकी बात करूँ तो NVMe SSD, ये सबसे फास्ट और एक्सपेंसिव है। प्राइसिंग का भी डिफरेंस है, जितनी आप स्पीड करते रहेंगे उतनी महंगी होती रहेगी। बैलेंस ना SSD और स्टैंडर्ड का मिक्सचर होता है, तो मोस्टली इसको इस्तेमाल करते हैं लोग अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गूगल पे और मुख्तलिफ क्लाउड्स में ना। अच्छा, वो कहते हैं फिर यूजिंग विंडोज एंड इंटेंट टू एडिशनल माइक्रोसॉफ्ट प्लीज इन लाइसेंस फॉर्म। अगर आप अपना लाइसेंस भी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आपको ये एक फॉर्म है गूगल का, ये पहले नहीं था, अभी फीचर लॉन्च किया है इन्होंने। तो आप अपने लाइसेंसिंग वॉल्यूम जो भी आपका वेंडर है उसकी आपके पास जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, ये गूगल आपसे कुछ चीज़ें मांगेगा और आपने फिल करके गूगल को भेज देनी है। उसके बाद आप इसके ऊपर अपना भी लाइसेंस इस्तेमाल अब कर सकते हैं, ये पहले फीचर नहीं था, ये भी मैंने लॉन्च किया है। उसके बाद अगर मज़ीद पढ़ना हो तो लाइसेंसिंग मोबिलिटी प्रोग्राम होता है, इसको आपको डिटेल स्टडी करना पड़ेगा। सो जी आइडेंटिटी ने API एक्सेस के बारे में देख लेते हैं कि ये क्या फीचर है। ये पहले बाय डिफ़ॉल्ट मोड पे होता है और मैंने आपको बताया था कि मशीन जब बनती है तो उसे एक डिफ़ॉल्ट सर्विस अकाउंट असाइंड हुआ होता है, जो कि हम अभी देख भी लेते हैं कि हमारे पास कहाँ पे आ रहा होता है। इधर अगर आप IAM में जाएंगे तो ये IAM के अंदर जाइए आप, IAM के अंदर आप जा रहे हैं। इसके बाद आपके पास यहाँ पे सर्विस अकाउंट का एक ऑप्शन होगा, यहाँ पे ये सर्विस अकाउंट हो गया। तो ये जो सर्विस अकाउंट है आप इसको मैच करें उससे, तो कंप्यूटर डेवलपर 599556 इस तरह लंबा सा है, 599556 ये वही है। तो बाय डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर अकाउंट सब मशीनों को साइन हुआ होता है, गूगल में याद रखिएगा। आगे जाते हैं, इसके बाद वो कहता है कि आपने इसकी
सारी API की एक्सेस देनी है इस मशीन को, गूगल की API की बात हो रही है, या डिफ़ॉल्ट देनी है? डिफ़ॉल्ट पे क्या होता है, कुछ चीज़ें डिनाई होती हैं, कुछ अलाउड होती हैं। सेट एक्सेस फॉर ईच API कि मैं चाहता हूँ यार इस मशीन को स्टोरेज के ऊपर रीड ओनली या राइट ओनली दोनों, या रीड राइट हो फुल हो। मैं कहता हूँ कि टास्क की यूज़र इन्फॉर्मेशन के बारे में से फुल राइट्स हो या ना हो। उसके अलावा कंप्यूट इंजन पे कुछ कर सके, मतलब कंप्यूट डिलीट राइट जो भी गूगल की जी क्लाउड कंप्यूटिंग कमांडें कर सके, रीड ओनली रीड राइट हो, जो भी करना चाहता हूँ। SQL में क्लाउड सोर्स रेपोजिटरी में पब के राइट्स हों, क्लाउड प्लेटफॉर्म के राइट्स हों, मतलब ये पहले कम थी, ज़्यादा बना दी, ये पहले नहीं थी। यहाँ पे क्लाउड सोर्स रेपो भी नहीं थी, और इसमें पहले मेरा अंदाज़ा है कि सर्विस मैनेजमेंट भी नहीं थी, और बिग टेबल ये सारी पहले नहीं होती थी। अब इन्होंने ये बहुत ज़्यादा एक्सेस API की इनेबल कर दी है, गूगल मज़ीद इंप्रूव कर रहा है चीज़ों को। मैं अभी डिफ़ॉल्ट पे रखता हूँ, मुझे इसके लिए कोई टेस्टिंग करनी है तो मैं इतना कुछ इस पर छेड़ूंगा नहीं। अलावा HTTP कब कर रहे थे, ये आपका वेब सर्वर हो, मेरा वेब सर्वर नहीं होगा, IIS इसके अंदर मौजूद नहीं है। चले मैं इसके बाद में आपको ना IIS की इंस्टॉलेशन करके दिखाऊंगा, तो उससे भी हमें वेरिफिकेशन हो जाए किस तरह काम होता है। सो नेटवर्किंग में जाता हूँ, नेटवर्किंग के अंदर टैग्स इसको भी नहीं छेड़ूंगा। होस्ट टाइम अगर मैं कहता हूँ कि इसका होस्ट टाइम क्या हो मेरा, मैं कहता हूँ जी इसका नाम होगा विंडोज IIS माइनस सर्वर, ये इसका होस्ट नेम हो, मतलब मेरे कंप्यूटर का नाम ही हो। ऊपर लाइनक्स से नीचे विंडोज़ है, IIS वेब, इसको ऐसे कर देता हूँ। उसके बाद जी नेटवर्क टैग्स को भी नहीं छेड़ा। होस्ट नेम मस्ट हैव 2 लेबल्स टैग्स IIS वेब सर्वर डॉट लोकल, इस तरीके से नाम देना होता है। कोई डोमेन शोमेन या लोकल साथ देना पड़ता है, क्योंकि मैं DNS पॉलिसी इस्तेमाल नहीं कर रहा यहाँ पे। या इसको डॉट इंटरनल भी कर सकता हूँ, लोग लोकल यूज़ कर रहे होते हैं, इंटरनल ये कर लेता हूँ, गूगल इसे यूज़ कर रहा होता है बाय डिफ़ॉल्ट। उसके बाद ये IP फॉरवर्डिंग का फीचर मैं नहीं यूज़ कर रहा। नेटवर्क कहता है कि आपको GVNSE चाहिए या GVertigo, ये पहले सिलेक्शन नहीं थी, अब ये सिलेक्शन आ चुकी है, ये पहले नहीं होती थी, अब ये ऑप्शन दिया है। या मैं इस पर किसी को भी नहीं करता तो बाय डिफ़ॉल्ट आता है वर्टिगो, ये वाला आ रहा होता है, तो ये नीचे KVM बेस हाइपर वाला चल रहा है। इंक्रीज टोटल एग्रेस के इन मशीनों के ऊपर एग्रेस कैपेसिटी सपोर्ट करती है कि मैं इनकी मशीन की वो एग्रेस को बढ़ा सकता हूँ कि इसकी बैंडविड्थ कैपेसिटी 2 Gbps तक हो। आउटबाउंड की बात हो रही है यहाँ पे। VPC की बात करूँगा तो मेरे पास VPC कौन सा है, MyVPC है और सबनेट है। मैंने इसके अंदर डिफ़ॉल्ट VPC को डिसेबल किया हुआ, तो मैं करूँगा ये कि मुझे इसमें एक VPC की रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी और या सबनेट ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इस पर टेस्टिंग नहीं की हुई पहले। दैट इज़ सम इशू हियर। मैं ये चीज़ साथ साथ दिखा भी देता हूँ आपको। जिस रीजन में आप बना रहे होते हैं अपनी VM, वहाँ पर आपका सबनेट उस VPC में मौजूद होना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप USA के अंदर मशीन बना रही हैं और यूरोप के अवतार यूज़ कर रहे हैं पीछे नेट की, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे यूरोप वेस्ट 2 है, यूरोप वेस्ट 2 मैंने इस्तेमाल किया हुआ है, तो मैं यूरोप वेस्ट 2 के अंदर अगर मशीन बनाऊँ तो मेरे पास ये फीचर आ जाएगा। तो मैं अभी यूरोप वेस्ट 2 के ऊपर मूव कर देता हूँ। यूरोप वेस्ट 2 ये लें जी, अब मेरे पास नीचे सबनेट भी शो हो जाएगा। ये माई सबनेट उसने पिक कर लिया, सबनेट से एक IP पिक कर लिया, ठीक है, ये मेरा सबनेट आ गया। IPv4 यूज़ करना, IPv6 करना, IPv4 है। उसके बाद क्या है जी, क्योंकि मैंने ना इसके ऊपर VPC बनाते टाइम मैंने IPv6 को इनेबल नहीं किया, तो यहाँ पर एफर्मल ऑटोमेटिक IP क्या चीज़ है ये जो ऑप्शन है एफर्मल IP एड्रेस क्या है कि आपकी मशीन को एक पब्लिक IP असाइन कर दिया जाता है। अभी मैं अगर इसे नहीं साइन करूँगा तो ये मशीन बाहर से पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं होगी। मैं आपको ये भी प्ले करके दिखा देता हूँ साथ साथ। इसको मैं कर देता हूँ अभी, पर ये इंटरनल की बात हो रही है, सॉरी एक्सटर्नल नीचे वाला है, तो इंटरनल IP तो उसको देना ही देना है, इसको आप नन नहीं कर सकते। उसके बाद हम क्या करते हैं जी, गूगल अपने DHCP से इसको बाय डिफ़ॉल्ट IP साइन करेगा। उसके बाद एलियास IP भी लगा सकता हूँ अगर मैं यूज़ करना हो, मतलब मज़ीद एक IP भी उसके साथ अटैच कर सकता हूँ, किसी और IP रेंज का भी अगर मैं चाहूँ तो 2 IPs भी मशीन को लगा सकता हूँ इंटरनली। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक्सटर्नल IPv4 एड्रेस कि मेरा पब्लिक IP से लगा हो कि नहीं, मैं कहता हूँ नन, अभी नहीं लगाना, मैंने डन कर देता हूँ। उसके बाद बात करते हैं कि डिस्क की। ऐड न्यू डिस्क और एग्जिस्टिंग डिस्क क्या होता है, अगर आपकी कोई मशीन की डिस्क आप अटैच करना चाह रहे हैं, जो आपकी चलती हुई मशीन थी आपने डिलीट कर दी, डिस्क उसकी प्रिजर्व कर दी,
तो उसके साथ आप उसकी डिस्क को अटैच कर सकते हैं ट्रबल शूटिंग के लिए, ये इस्तेमाल हो रहा होता है फीचर। ऐड न्यू डिस्क क्या है कि आपने डी ड्राइव अटैच करनी है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ डाटा ड्राइव, ये मेरी डी ड्राइव की बात हो रही है। मैं इसकी रखता हूँ कैपेसिटी 100 GB और मैं इतनी हाई कैपेसिटी नहीं चाह रहा, तो मैं इसको स्टैंडर्ड पे भी चला देता हूँ। इसको मैं रखता हूँ जी, मुझे बस 20 GB की आप डाटा ड्राइव दे दो। और इंक्रिप्शन की बात करेंगे, गूगल की मैनेज इंक्रिप्शन है, कस्टमर मैनेज है या कौन सी है, ये आपने बताना होता है। और इसको रीड राइट पे रखना है, रीड ओनली पे रखना है। डिलीशन रूल क्या है कि जब आप मशीन को डिलीट करेंगे तो कीप डिस्क या डिलीट डिस्क, मैं कहता हूँ डिलीट डिस्क, क्योंकि मैं अभी ये डेमो कर रहा हूँ तो मैं इसे डिलीट करूँगा तो साथ साथ ये भी डिलीट हो जाए, मेरी मशीनें बैकेंड पे पड़ी ना रहे, कॉस्ट में ये चार्ज ना हो इसके लिए। अगर मैंने इस डिस्क का स्नैपशॉट स्केड्यूल बनाना है कि इसके स्नैपशॉट बनते हैं, तो स्नैपशॉट स्केड्यूल को मैं यहाँ से क्रिएट कर सकता हूँ, उसे हम बाद में देखते हैं। ऐसे सेव कर देता हूँ अभी, ये हो गई यहाँ पे अटैच डी ड्राइव मेरी। उसके बाद सिक्योरिटी के फीचर को देख लेते हैं, क्या फीचर आ रहे हैं हमारे पास। सिक्योरिटी के अंदर टर्न और सिक्योर बूट आ रहा है, ये आपको रूट की प्रोटेक्शन देता है और सिक्योरिटी पैरामीटर मजीद आपको प्रोवाइड करता है। TPM क्या है, ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल, ये प्रोसेसर के ऊपर एक नई कह सकते हैं कि आप टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी की। TPM आपके मदरबोर्ड या रिलाइंग हार्डवेयर को सपोर्ट कर रहा हो तो इनेबल होता है। इसको मैं ऑफ भी कर सकता हूँ, ऑन भी कर सकता हूँ, मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं है इतनी सिक्योरिटी की, तो मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल कर देता हूँ। सो बाय डिफ़ॉल्ट व्हेन यू कनेक्ट टू VM विद इन द कंसोल G-Cloud योर एक्सेस कीज ऑटोमेटिकली जनरेटेड। ये भी बता रहा है, इसकी अभी मेरी ज़रूरत नहीं कि मैं तो विंडोज़ पे मशीन चला रहा हूँ ऊपर। मैं अपनी डिस्क दोबारा वेरीफाई कर लूँ, बूट डिस्क मेरे पास IES वेब की है, विंडोज सर्वर 2019 डाटा सेंटर GUI एडिशन मौजूद है। उसके बाद क्या है मेरे पास कि मैं मीटा डाटा में जा रहा हूँ। उसके बाद मेरे पास मीटा डाटा आया है, मीटा डाटा को मैं यूज़ करूँगा स्क्रिप्ट वगैरह के लिए। मैं थोड़ा सा ऊपर आया हूँ, यहाँ पर क्या हमारे ऑप्शन आ रहा है कि मैनेज एक्सेस मैनेजमेंट, डिस्क्रिप्शन, डिलीशन, रिजर्वेशन, ऑटोमेशन एंड अवेलेबिलिटी पॉलिसीज। डिस्क्रिप्शन क्या है इसकी मशीन की कि यार दिस इज माई टेस्ट VM ओनली। डिस्क्रिप्शन लिख दिस VM के बारे में क्या काम हो रहा है इसके ऊपर। अनेबल डिलीशन प्रोटेक्शन कैसा फीचर है, अगर मैं इसे चेक कर दूंगा तो अगर मैं मशीन को डिलीट करूंगा वो डिलीट नहीं करने देगा, मशीन को स्टॉप करके एडिट करके इसको अनचेक करना पड़ेगा, फिर मशीन डिलीट होगी। गलती से कभी होता है कि आप काम करने बहुत क्रिटिकल VM है, कोई और बंदा आके गलती से इसको डिलीट करने की कोशिश करता है, मतलब कि ना चाहते हुए, तो उसको बचा देगा। ठीक है, ये प्रोडक्शन में हमें यूज़ करनी चाहिए, चीज़ ज़रूरी होती है। रिजर्वेशन के लिए बात करेंगे तो ऑटोमेटिकली यूज़ क्रिएटेड रिजर्वेशन, डोंट यूज स्पेसिफिक रिजर्वेशन, इसकी भी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, रिजर्वेशन मैं इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करूँगा। आगे की बात होती है ऑटोमेशन स्क्रिप्ट की, ये लाइनक्स पर सपोर्ट कर रही होती है, विंडोज़ में यहाँ पर सपोर्ट नहीं कर रही होती। मीटा डाटा के अंदर मैं स्टार्टअप स्क्रिप्ट चला सकता हूँ, इसकी पैरामीटर्स हैं आपको यहाँ से लर्न मोड पे आकर देखने पड़ेंगे कि विंडोज़ में कौन से पैरामीटर सपोर्ट कर रहा होता है, कि ये विंडोज स्टार्ट हो तो ये फला स्क्रिप्ट रन हो जाए इसके ऊपर पावर शेल की। VM प्रोवाइडिंग मॉडल स्टैंडर्ड है, स्पोर्ट है। अब स्पोर्ट को मैं देखता हूँ तो उसकी प्राइस भी डिफरेंट होगी, ये 72 की थी और ये 49 की है, आधे पे पड़ रही है। तो स्पोर्ट में क्या होता है कि आपको टू गेट डिस्काउंटेड प्रीएम्प्टेबल VMs, ये प्रीएम्प्टेबल मिलेगी आपको। ठीक है, जब टर्मिनेशन होगी स्टॉप हो जाएगी डिलीट हो जाएगी। तो प्रीएम्प्टेबल VMs एक पहले सेपरेट फीचर था, अभी इन्होंने उसको स्पोर्ट के नाम से यहाँ पे डाल दिया, प्रीएम्प्टेबल नहीं कहता। अब स्टैंडर्ड है तो मतलब ये मशीन चलती रहेगी, बंद नहीं होगी। प्रीएम्प्टेबल VMs अगर आपने यूज़ करनी है तो सिर्फ आपने इसको सपोर्ट कर देना है। स्टैंडर्ड पे चलता हूँ अभी, या मैं डेमो ही कर रहा हूँ तो मैं सपोर्ट यूज़ कर लेता हूँ, आई डोंट हैव एन इशू विद दिस, मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ ताकि इसकी मेरी कॉस्ट कम चार्ज हो। तो बड़ा फ़र्क है बेसिकली स्टैंडर्ड का, उसका 49 और इसका क्या है जी 49 और 72, आधो हाथ का फ़र्क है अराउंड। सो अब कस्टमर मैनेज इंक्रिप्शन ये नया है, बीटा में फीचर्स को छोड़ देते हैं। ऑन होस्ट मेंटेनेंस टर्मिनेट द VM या माइग्रेट VM इंस्टेंस रिकमेंडेड, बाय डिफॉल्ट टर्मिनेशन मोड पे लगा होता है, मैं कहता हूँ रिकमेंडेड के इसे मूव कर देना। ऑटोमेटिक रिस्टार्ट आपने ऑफ करना है या ऑन करना है, वो कहता है कि इसे ऑन है रिकमेंडेड करें, तो मैं इसे ऑफ रखता हूँ, मैं ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट नहीं चाहता अगर माइग्रेशन हो तो। उसके बाद सोल टेनेंसी क्या है, ये सोल टेनेंट नोड के साथ इस्तेमाल होता है, डिटेल कंसेप्ट है, इसको मैं भी नहीं पढ़ाऊंगा। CPU और कमिटमेंट भी सोल टेनेंट नोड के साथ इस्तेमाल हो रहा होता है। अब मैं करता हूँ इसे क्रिएट, तो ये मेरी एक विंडोज़ की मशीन बन गई और ये क्रिएशन हो रही है। अभी ये रिफ्रेश करूँगा, मेरी विंडोज़ की मशीन इन लॉन्च है,
लॉन्च प्रोसीजर में चल रही है। अब मैंने क्विकली दोबारा एक वीएम बनानी है। लाइनक्स स्पेस में क्या करूँगा, मैं क्विक अप्रोच चूज़ करता हूँ, इसके अंदर जाता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर जाकर मैं क्रिएट सिमिलर पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैं करूँगा लाइनक्स एनजीनिक्स वीएम, एनजीनिक्स बेस वीएम है जी। ये प्रोजेक्ट ए के अंदर यूज़ हो रही है, सब कुछ वही है, बस मैं इसकी यहाँ पे बूट डिस्क को चेंज करके कर दूँगा सेंटोस, या जो भी मुझे पसंद हो मैं कर लेता हूँ सेंटोस। वर्जन पूछेगा मुझसे, सेंटोस भाई मुझे चाहिए 7 ही गुड है मेरे लिए, और मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मेरे लिए लिनक्स बन गई, सेंटोस बन गई मेरे लिए। बाकी इसके ऊपर मैंने वेब सर्वर नहीं चलाना, तो मैं इसको अभी डिसेबल पे रखूँगा और मैं इसे क्रिएट कर दूँगा। ये हो गया मेरा क्रिएट। तो ये लाइनक्स की वीएम बनाने का तरीका है। इसके ऊपर मैंने पब्लिक आईपी इस पर भी नहीं लगाया होगा, मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये रिफ्रेश हो रहा है अभी। इस पर भी प्राइवेट आईपी, ऐसे ही प्राइवेट आईपी है, मतलब पब्लिक आईपी नहीं है तो आप इसे बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते, सिंपल एज डैट। अब मैं क्या करूँगा, अब ये मशीन के ऊपर लगाना है कि पब्लिक आईपी में से स्टॉप करूँगा। मैं ऐसे करूँगा, यहाँ से स्टॉप, पहले मशीन को स्टॉप कर दिया, क्योंकि रनिंग टाइम पे मशीन पे वो आईपी को असाइन नहीं करता। बल्कि सॉरी, ये काम हम कर सकते हैं परफॉर्म रनिंग टाइम में। ऐसे एडिट करता हूँ मशीन को, ये हम टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। मेरी एडिट हो जाए मशीन, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये स्टॉप करने की इसमें ज़रूरत नहीं थी। मैं नीचे आ जाता हूँ, डायरेक्ट में जाता हूँ इंटरफेस पर। मैंने सारे फीचर को इनेबल किया हुआ है, काफ़ी बड़े बड़े वे में। इसमें यहाँ पे जाता हूँ मैं, यहाँ पर इसको कर देता हूँ जी, इसको एफिमेरल क्या होता है, एफिमेरल लफ्ज़ है बेसिकली। एफिमेरल आईपी में क्या होता है कि आपका पब्लिक आईपी अटैच होता है। प्रीमियम रखूँ, स्टैंडर्ड रखूँ, प्रीमियम की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी टेस्टिंग कर रहा हूँ तो मैं ऐसे करता हूँ डन, और ये मैं कर देता हूँ सेव। तो अब इस मशीन के साथ एक पब्लिक आईपी भी साइन हो गया है, मैं इसे बाहर से एक्सेस कर सकता हूँ। इसको मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, ये सेविंग हो रही है मशीन की। विल टेक सम टाइम, क्योंकि मैं स्टॉप से नहीं करना चाहिए था। ये थोड़ा सा एडिटिंग में और मशीन ऑन ऑफ होने में टाइम लेती है गूगल में, लेकिन क्रिएशन टाइम इज़ वेरी गुड। क्रिएशन टाइम इसका स्लो नहीं है। मैं रिफ्रेश करूँ अगर, अब ये थोड़ा घूमेगा, ऐसा वेट कर देते हैं 2 मिनट के लिए। जी मैं रिकॉर्डिंग को दोबारा मैंने रिज्यूम कर दी है, मेरी मशीन स्टार्ट हो गई है। उसके बाद एक एक्सटर्नल पब्लिक IPv4 एड्रेस असाइन हो गया है गूगल की तरफ से। अपना पोल भी मैं असाइन कर सकता हूँ, लेकिन हमें उसके लिए ब्रिंग योर ऑन IP का फीचर इस्तेमाल करना पड़ता है। आईना से IP परचेज करने पड़ते हैं। लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ जी, मैंने एक्सटर्नल IP गूगल की तरफ से असाइन यूज़ किया है। इसके अंदर क्या हमारे पास काम आएगा कि यहाँ पर मैं जाता हूँ, ये इसके रूल्स दिखा रहा हूँ। माई VPC पर मेरी मशीन चल रही है, माई VPC पर। उसके अंदर मेरे पास माई VPC के अंदर जो रूल सिस्टम है मैंने फिल्टर किया है फायरवॉल रूल्स के माई VPC, और यहाँ पर मैं सारे आपको रूल्स दिखा रहा हूँ कौन कौन से रूल्स मेरे पास अवेलेबल है। तो मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट माई VPC के ऊपर अलाउ हुआ हुआ है RDP। मैं ऐसे कर देता हूँ अभी डिसेबल्ड। इसे मैं नेक्स्ट टैब में क्लिक करता हूँ। 3389 होता है रिमोट डेस्कटॉप करने के लिए किसी मशीन को, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं ऐसे क्लोज करता हूँ, मैं यहाँ जाकर इसको कर देता हूँ एडिट, इसको मैं कर देता हूँ नीचे आके यहाँ पर डिसेबल रूल, और ये डिसेबल्ड पे, और सेव किया। तो 2 तरीके से इसकी वेरिफिकेशन हो सकती है, पिंग EU पोर्ट चेक के थ्रू कि इस पर पोर्ट ओपन है या नहीं। इस पैटर्न से भी वेरिफिकेशन कर लेते हैं कि ये मेरी पोर्ट ओपन है या नहीं। मैं 3389 जो रिमोट डेस्कटॉप के लिए होती है JNSB, ये बताएगा कि पोर्ट अनेबल्ड है डिसेबल्ड है मशीन पर, ये क्लोज्ड है, क्योंकि मैंने गूगल की फायरवॉल के अंदर पोर्ट को कर दिया है अभी डिसेबल्ड। ठीक है, डिसेबल्ड एनफोर्समेंट इसकी। अब मैं इसे एडिट करता हूँ, बल्कि आपको सब कुछ वेरिफिकेशन प्रॉपर करवाता हूँ। मैं इसको यहाँ से रिमोट डेस्कटॉप भी खोल देता हूँ। तो वेरिफिकेशन के लिए मैं अगर करूँगा ये रिमोट डेस्कटॉप नहीं जाएगी अभी, क्योंकि पोर्ट ही पीछे बंद है फायरवॉल के अंदर। तो मैं यहाँ पे जाके सेव कर देता हूँ अनेबल।
इसको सेव करवा दिया। किसी भी लोकेशन से 0000 ये बैड अप्रोच है, इसे आपने कभी इस्तेमाल नहीं करना। ये भी सिर्फ डेमो के लिए कर रहा हूँ। इसके अंदर अपना आईपी किस तरह डालते हैं वो भी आपको इधर करके दिखा देता हूँ मैं। अब यहाँ पर ये मेरे साथ पोर्ट चेक दोबारा मैं करूँ तो मेरे पास EXBY अब ये ओपन हो गई है, क्योंकि रियल टाइम में गूगल की फायरवॉल चीज़ों को अपडेट कर रही होती है। अगर मैं अब रिमोट डेस्कटॉप करूँगा तो ये रिमोट डेस्कटॉप भी ओपन हो गया, देख रहे हैं आप, रिमोट डेस्कटॉप इज वर्किंग फाइन। अब बात ये होती है यार, विंडो की मशीन है तो यूज़र ने पासवर्ड कहाँ जनरेट करूँ भाई। तरीका ये होता है कि मोड ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, ठीक है, ये RDP के साथ आप इसकी फाइल डायरेक्टली भी डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड RDP फाइल, ये इसकी RDP फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, सेव कर सकते हैं, ये RDP फाइल आपकी डाउनलोड होगी। दूसरा तरीका ये होता है कि मैं IP कॉपी करूँ और रिमोट डेस्कटॉप कर लूँ, जो मैं कर रहा हूँ फॉलो। अब उसके अंदर यहाँ पे क्लिक करना है सेट विंडोज पासवर्ड, इसे क्लिक करना है। यूजर नेम क्या बनाना है, मैं कहता हूँ मेरा नाम बना दो Abdul566, मेरी ईमेल है, उससे पिक करता होता है बाय डिफॉल्ट। मैं कहता हूँ यार कंपनी का एक यूजर नेम बना दो मेरा, इसको सेट किया। तो बेसिकली इसका यूजर नेम पासवर्ड यहाँ क्रिएट हो रहा है। मैं इसमें इसको करता हूँ कंपनी के नाम से, और इसने भी एक पासवर्ड दे देना जो कि इसी टाइम मेरे पास रहेगा, उसको कहीं पे भी राइट करके रखना पड़ेगा। मैं रिमेंबर कर देता हूँ, उसे मैं क्लोज करूँगा, ये पासवर्ड आपको नहीं मिलेगा दोबारा। अब आप मशीन के अंदर जाके पासवर्ड को अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं, बट मैं आपको ये जाकर भी दिखा देता हूँ कि आपकी मशीन रिमोट डेस्कटॉप हो रही है, ये दूसरे टैब पे आ गई है बेसिकली। तो मेरा जो है रिमोट डेस्कटॉप मैंने ओपन किया है, रिमोट डेस्कटॉप को ओपन करने के बाद ये लोड हो रही है मशीन। अभी ये विंडोज सर्वर की मशीन यहाँ पर लॉन्च हो गई है। इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि मेरी मशीन थोड़ी छोटी है साइज में, तो लोडिंग छोड़ेंगे चीज़ों में थोड़ा टाइम ले लेगी मशीन। वो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, चलें, स्क्रीन पूरी शेड है इस पर। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ जी, इसको ओके किया, इसको यहाँ गया, और मशीन की स्पेसिफिकेशन आपको दिखा देते हैं कि आया कि हमने जो सिलेक्शन की थी वही चीज़ें हमें मिली कि नहीं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ncpa.cpl, नेटवर्क को ओपन करता हूँ, इसको डोंट शो कर देता हूँ। जो सबसे बेसिक टास्क होते हैं ना सर्वर में करने वाले, सबसे पहले इसे ऑफ करना होता है। दूसरा काम आपने करना होता है प्रॉपर्टीज में जाके इसको डिसेबल करना होता है, स्टार्टिंग में ना चले, ये लोड बहुत देती है चीज़। और तीसरा होता है कि आप लोकल सर्वर पे जाकर ना सबसे पहले जो वाले जांच होती है इन्हांस कॉन्फ़िगरेशन को आप करें डिसेबल। ये भी लोडिंग कर रहा है मशीन, तो आप इन्हांस्ड कॉन्फ़िगरेशन सिक्योरिटी को सबसे पहले डिसेबल करें, ये चीज़ बहुत अनॉय करती है काम करते हुए। तो मैं यहाँ पर मैं इसकी ये ऑन हुई हुई ऐसे क्लिक करके इसको मैं करता हूँ ऑफ, कि भाई आपकी मेहरबानी, ये विंडोज़ कुछ भी करने लगा तो ये हर टाइम बोलता रहता है कि आप वेबसाइट नहीं खोल सकते, सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं आपके ऊपर। तो यहाँ पर हम नेटवर्किंग को देखने जा रहे थे, तो गूगल ने वर्टी को असाइन किया बाय डिफॉल्ट। स्टेटस में देखता हूँ क्या है जी, 172.16.0 172.16.0 वही आईपी साइन हुआ जो पीछे आ रहा था। और लेकिन इसका पब्लिक आईपी आपको शो नहीं हो रहा होगा, क्योंकि ये गूगल ने नेट किया होता है। दूसरा इंटरफेस भी पब्लिक आईपी का आपको कहीं पे शो नहीं होगा, लेकिन आप उस मशीन पे google.com पे लिखेंगे व्हाट इज माय IPv4 तो वही आईपी भी आपको शो करवा रहा होगा। तो बैकएंड पे कहीं पे नेट गेटवे चल रहा है गूगल का, लेकिन वो आपको नॉन नहीं है इन केस ऑफ पब्लिक आईपी। सो अब इस आईपी के थ्रू हम मशीन में जा भी सकते हैं, मशीन के बाहर भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं मशीन से CMD, मैं यहाँ पर पिंग facebook.com करता हूँ, कोई भी तरह की रिस्ट्रिक्शन मेरे इंटरनेट पे नहीं है। सॉरी, पिंग google.com ये हो रहा है, पिंग google.com, ये होस्ट पे रिजर्व कर रहा है क्योंकि मेरे DNS गलत हैं। यहाँ मैंने वो इंटरनल का कुछ डाला हुआ है, तो जिसकी वजह से ये नहीं कर रहा होगा। मैं इसको जाके IPv6 को डिसेबल कर देता हूँ। यहाँ मैं डालता हूँ पब्लिक DNS आपके, ये अब जाएगा 8.8.4.4, क्लोज किया, इसको किया पिंग
ठीक है, इट्स वर्किंग परफेक्टली नाउ। अच्छा, यहाँ पर ये भी हो गया, इसको रिफ्रेश किया, इसे मैंने क्लोज किया, इसको मैंने क्लोज किया, ये मेरी मशीन बिल्कुल परफेक्टली वर्किंग में है और मेरे रिमोट डेस्कटॉप भी हो रही है। तो ये हो गया जी विंडोज़ का तरीकाकार, विंडोज़ मशीन का। अब मैं काम करता हूँ कि यहाँ पर मैं इसे डोंट टास्क कर देता हूँ, मैं एक फायरफॉक्स डाउनलोड कर लेता हूँ, firefox.com। अब जो मेरी दूसरी मशीन है उस पर मैंने पब्लिक आईपी नहीं लगाया, लेकिन हम उसे एक्सेस किस तरह कर सकते हैं। तो मैं एक्सेस करने का तरीका आपको बताता हूँ। इसको मैं रन कर देता हूँ, फायरफॉक्स इंस्टॉल हो जाएगा सर्वर पे मेरे। मैंने इसको रन किया और यस किया तो ये 1 सेकंड डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देगा। अब इस मशीन पे क्या है जी, मेरे पास पब्लिक आईपी नहीं है और मैं इसे एक्सेस किस तरह करूँगा। तो ये बेसिकली एक ही रेंज के, एक ही वीपीसी के पार्ट हैं, दोनों आईपी आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। 172.16.0 पिंग 172.16.0 तो मशीन की पिंग आ रही है क्योंकि वो सेम वीपीसी पर है। ये देखें, इसे मैं मतलब कि मैं इसे एसएसएच भी कर सकता हूँ। सो मैं एसएसएच किस तरह करूँगा कि मैं यहाँ पर डाउनलोड कर लेता हूँ, एक्सेप्ट कर लेता हूँ। putty.org फ्री क्लाइंट है, पुटी डाउनलोड कर लेता हूँ। पुटी 64 बिट MSI, इसको मैं डायरेक्ट एग्जीक्यूटेबल कर लेता हूँ। पुटी को ओपन कर लेता हूँ जी। पुटी को ओपन करने के बाद मेरा सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा जिसके थ्रू मैं एसएसएच करना चाह रहा हूँ। ये भी ओपन करने में टाइम ले रहा थोड़ा सा इसको। ये ओपन हो गई। तो मेरे पास आईपी क्या है, 172.16.0 मशीन का आईपी है। 172.16.0 से मैंने ओके किया तो वो कहता है आप यूजर ने पासवर्ड बताएं ये मशीन का। तो एक तरीका तो ये है कि मैं इसको डायरेक्टली भी एसएसएच यहाँ से नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इसके पर भी एक्सटर्नल आईपी मौजूद नहीं है। तो दूसरा तरीका क्या बनता है कि भाई अब मैं इसे एक्सेस किस तरह करूँ, सवाल ये बनता है। मैं करूँगा ऐसे कि मैं इसको नेक्स्ट टाइम में खोलूँगा, उसके बाद मैं यहाँ पे पुटी जेन भी कर देता हूँ, पुटी का इंस्टॉलर भी चला देता हूँ क्योंकि पुटी जेन उसके साथ मौजूद होता है। इसे ओके किया मैंने। अब मैं नेक्स्ट इंस्टॉल कर देता हूँ, यस कर देता हूँ। सिंपल इंस्टॉलेशन है, इसे मैं रीडमी नहीं करना चाह रहा, क्लोज, इसे मैं क्लोज करता हूँ। अब पुटी जेन मेरे पास सॉफ्टवेयर आ गया, इसके थ्रू मैं एक पब्लिक और प्राइवेट की जनरेट करूँगा। तो पब्लिक प्राइवेट की कॉन्सेप्ट आप सबको बताता है, जिसे नहीं मालूम कि आपकी लाइनक्स के केस में दो तरह की कीज़ होती हैं, एक पब्लिक की होती है, एक प्राइवेट की होती है। प्राइवेट की यूज़र अपने लैपटॉप में रखता है इस्तेमाल के, ये डेवलपर है, ये कंपनी है, और पब्लिक की आपने सर्वर के ऊपर सेव करना होता है। जैसा कि नाम ही पब्लिक की है तो मतलब कि आपको ये पब्लिकली मशीन पड़ी हुई है, आपने उसके ऊपर रखना है आपकी डेस्टिनेशन के ऊपर, और सोर्स के ऊपर आपने प्राइवेट की रखनी होती है। प्राइवेट की के बगैर आप पब्लिक की को एक्सेस नहीं कर सकते। अब यहाँ पर तरीका करके एक्सेस करने का आप नीचे की तरफ जाती हैं तो यहाँ पर आपके पास थोड़ा सा, मैं इसको अगर ऊपर करूँ तो यहाँ पर एक सारे फीचर एक्सपैंड हुए हैं KEYS। ये SSH चीज़ ऑप्शन देख रहे हैं आप, ये SSH चीज़, ये ऐड आइटम की यहाँ से। तो यहाँ पे मैं की जनरेट कर लेता हूँ अभी अपनी जनरेट। इसको माउस को थोड़ा मूव करना होता है इस एरिया में, इस तरह इसे मूव अप करेंगे तो ये अगर आप ऐसे रखेंगे मूव नहीं होगा। ये आपको ये थोड़ा सा माउस को ना स्क्रीन पे मूव करना होता है तो वो एक की पेयर आपके लिए जनरेट कर रहा होता है। तो मैं इसके अंदर यूज़र रखता हूँ यार, रिमोट यूज़र के नाम से होगा। मैं इसे कॉपी करता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे मैंने किया कॉपी और ये मैंने पब्लिक की पेस्ट कर देना है मशीन के अंदर प्रॉपर्टी में और सेव कर देना है लाइनक्स के केस में। और उसके बाद मैंने क्या करना है कि मैंने इसको सेव करना है प्राइवेट की। कहता है आपको पासवर्ड इसके बगैर सेव करनी है, यस करेंगे और मैं इसको डेस्कटॉप पे रख देता हूँ। इसका नाम रख देता हूँ माई की, ये की रख दी मैंने। उसके बाद इसे मैं कर देता हूँ जी क्लोज। ये माई की मेरी की आ गई मेरे पास। मैं यहाँ पर पुटी में जाता हूँ, PUTTY पुटी। यहाँ पर आईपी देता हूँ मशीन का 172.16.0 इसे मैं ओपन करता हूँ। अब मैंने यहाँ पे इसे ओपन किया, इस तरीके से मैं नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर इसकी की लगाऊंगा।
तो बाय डिफ़ॉल्ट में ये वो ऑथेंटिकेट करवा देगा। PUTTY 172.16.0.5 SSH के अंदर गया, ऑथराइजेशन पे गया, यहाँ पर ब्राउज के अंदर गए और अपनी की का पाथ दे दिया। यहाँ पर मैं ऊपर जाता हूँ, सेशन पे ओपन किया, यहाँ पर इसका यूज़र नेम मैंने दिया था रिमोट का नाम एंटर किया और उसने ये ऑथेंटिकेट करवा दिया फ्रॉम एजेंट। सो मैं W दबाता हूँ हुई ज़ोन है, तो मैं अभी रिमोट हो गया हूँ फ्रॉम 0.4 मेरी मशीन है विंडोज सर्वर की, जिसका ये प्राइवेट IP है और मेरा लॉगिन टाइम ये सारी चीज़ें इसके स्टेटस शो करवा रहा है। तो ये आपका तरीका था लाइनक्स को एक्सेस करने का। अगर हम चाहें तो इसे भी पब्लिक IP लगा सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ विंडोज सर्वर पे पब्लिक IP लगाया आपको टेस्ट करवाने के लिए। तो लाइनक्स भी एक्सेस हो गई, विंडोज भी एक्सेस हो गई, विंडोज एक्सेस मैकेनिज्म देख लिया, लाइनक्स का भी देख लिया। इसके अंदर बाय डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट डिसेबल्ड है, आपसे आप अनेबल कर सकते हैं विंडोज सर्वर में गूगल की तरफ से। इसके अंदर भी आप पासवर्ड sudo -i करके sudo -i अब रूट पे चले जाते हैं, पहले फिर इधर मोड पे चले जाते हैं, फिर आप PAWD करके आप इसका पासवर्ड भी रख सकते हैं। पासवर्ड की कमांड लगाई, मैं इसका पासवर्ड देता हूँ 123 ये मेरा पासवर्ड लग गया। अब मैं इसको पासवर्ड से भी एक्सेस कर सकता हूँ और मैं इसको पब्लिक की से भी एक्सेस कर सकता हूँ, लेकिन आपको लाइनक्स की ना SSHD की सेटिंग्स को छेड़ना पड़ता है, इसमें एडिट करना पड़ता है। ये हमारा एक्सेस मैकेनिज्म हो गया। हमने क्या क्या लैब परफॉर्म कर ली कि हमने विंडोज भी बना ली, लाइनक्स भी कर ली। अब फायरवॉल रूल्स मैंने आपको दिखा दी कि फायरवॉल रूल्स क्रिएट किए हुए हैं, वो अटैच्ड हैं पूरे VPC के साथ, तो वो काम कर रहे हैं। अब कन्फिगर विंडोज RDP पासवर्ड भी हमने कन्फिगर कर लिया। टेक विंडोज ये भी हमने कर लिया। उसके बाद लाइनक्स को हमने टेक लाइनक्स एक्सेस यूजिंग वेब कंसोल। और लाइनक्स को वेब कंसोल से किस तरह एक्सेस कर सकते हैं कि जब तक पब्लिक IP नहीं है नहीं कर पाएंगे। मैं एडिट कर देता हूँ, अब इसमें पब्लिक IP भी लगा देता हूँ। इसको मैं पब्लिक IP लगाऊंगा तो इधर नीचे जाऊंगा इसके नेटवर्क इंटरफेस में, ये नेटवर्क इंटरफेस आ गया। यहाँ पर मैं लगा देता हूँ एक्सटर्नल IPv4 एड्रेस फॉर्मल, इसे मैंने किया स्टैंडर्ड पे और मैंने डन कर दिया और मैंने सेव कर दिया। जैसे ही मैं ये करूँगा आप देखेंगे कि मेरे इंस्टांस के ऊपर SSH का ऑप्शन भी इनेबल हो जाएगा। इसको मैं VM इंस्टांस में दोबारा जाता हूँ, ये मैंने रिफ्रेश किया। मैं आपको याद करवाता रहा हूँ कि मेरे पास IPv4 मैंने भी आपको ये RDP का प्ले करके दिखाया है, तो इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ही MyVPC में MyVPC के ऊपर मेरा 22 नंबर भी अलाउड है हर डेस्टिनेशन से, इसलिए ये काम हो रहा है, वरना ये नहीं होता। अब क्या करेंगे जी, इसको हम ये देखिए लाइनक्स का आ गया, इसके ऊपर SSH का ऑप्शन भी आ गया। इसे क्लिक करूँगा यहाँ पे तो ये ब्राउज़र बेसिक विंडो ओपन हो जाएगी। ये गूगल आपको देता है कंसोल बेस एक्सेस कि आप पब्लिक IP लगाया हुआ है, तो आप अगर पुटी आपके लैपटॉप पे नहीं इंस्टॉल तो आप इसको ब्राउज़र के थ्रू भी एक्सेस करके यूज़ कर सकते हैं। ये 1-2 सेकंड लेता है, ट्रांसफरिंग कीज इस तरह की एरर देता है यहाँ पे आपको, तो इसका एक सेकंड वेट कर लेते हैं। ये इस्टेब्लिशिंग पे चला गया तो वेट कर लेते हैं ज़रा, ये लॉन्च हो गई बल्कि क्लियर। तो अब W दबाता हूँ तो 2 बंदे ऑनलाइन होंगे, एक मेरा वो रिमोट मशीन से और एक मेरे अपने घर के IP से। ये मेरा IP है घर का पब्लिक IP। इसे मैं करता हूँ EXIT। अच्छा एक चीज़ और कि इसके अंदर डायरेक्ट अपलोड और डाउनलोड भी कर सकते हैं, अपलोड फाइल और डाउनलोड फाइल का ऑप्शन भी मौजूद है यहाँ पे। EXIT एग्जिट किया। अब यहाँ पर एक ऑप्शन और बताऊँगा आपको कि लाइनक्स के अंदर अगर आपने चेक करना हो कि आपकी मशीन आप कंसोल से चेक करना चाह रहे हैं कि इसमें मसला आ गया है, डिबग करना चाह रहे हैं, कैसे करेंगे। एडिट के अंदर जाएंगे एडिट के अंदर जाके ऑप्शन आता है आपके पास सीरियल कंसोल का, इसको भी इनेबल कर रहा हूँ मैं, टू टेक सम टाइम। इनेबल कनेक्शन ऑन सीरियल पोर्ट्स, ये फीचर ऐसे चेक करेंगे और सेव कर देंगे। ये सेव करने के बाद आप इसको कंसोल मोड से भी चेक कर पाएंगे। जो जैसे आपके पास सर्वर पे आप तार लगाते हैं तो आपकी L3 पे डिस्प्ले आ रहा होता है, ये वो चीज़ है। कंसोल मोड जो टेक्निकल लोग समझ रहे हैं वो चीज़ को KVM जिसे कहते हैं, ये KVM मोड पे आपको लेके जा रहा है। तो इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये कनेक्ट टू सीरियल कंसोल। अब सीरियल कंसोल इज डिफरेंट फ्रॉम SSH। आप से क्लिक करेंगे तो आपको सीरियल मोड पे ले जाएगा, जैसे वो
सर्वर के साथ डायरेक्ट एलसीडी लगाते हैं या KVM कंसोल से एक्सेस कर रहे होते हैं। यहाँ पर ये सम टाइम ये ट्रांसफरिंग कर रहा है, इसको इंटरेक्टिव मोड में जा रहा है, एस्टेब्लिशिंग है, और ये आप आगे कंसोल मोड पे ये सब करना और सारे वर्जन हर चीज़ जैसे कंसोल पे आ रही थी बता रहे हैं। अगर मैं आते मशीन को रीबूट भी करूँ अंदर से, रीबूट की कमांड देता हूँ तो मैं कंसोल पे हर चीज़ बता रहा हुआ, देखें कि मेरी मशीन यहाँ पे रीबूट हुई है, ये देखें। अब जैसे आपका सर्वर चल रहा होता है ये पूरी डिटेल आपको उसकी विंग बताएगा कि सर्वर रीबूट हो रहा है, फलाना सर्विसेज चल रही हैं, स्टॉप हो रही है, स्टार्ट हो रही है, जो स्टॉप सेशन हुआ, ये डीमन की हुआ, कोई NSS कैश, जो भी सर्विसेज गूगल की इसके पे चल रही हैं। तो बाय डिफॉल्ट गूगल का एक एजेंट इंस्टॉल होता है, इसके ऊपर ये सारी चीज़ें कर रहा होता है। स्टॉपिंग गूगल कन्फिग OS एजेंट देखिए ना, बता रहा है इसके बारे में आपको, ये स्टॉप कर रहा है। तो ये कंसोल मोड भी देख लिया हमने, और कंसोल से किस किस तरह फीचर रन एंड प्ले कर सकते हैं वो भी देख लिया हमने, काफ़ी डिटेल इसमें हमने अभी देख ली। बाकी मजीद जो फीचर है एडवांस्ड वो मैं मजीद कोई और वीडियोस बना के इसके अंदर आपको अपलोड कर दूंगा। वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर नाउ कि हम इस तरीके से कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ VM बनानी है, नेटवर्क उसका सही सेट करना है, और VPC सही सेट करना है आपने, और वो VPC के पास सबनेट होना चाहिए जहाँ पे आप बना रहे हैं। उसके बाद उसका फायरवॉल रूल क्रिएटेड होना चाहिए और वहाँ पर अप्लाई होना चाहिए, वरना आपकी RDP SSH काम नहीं कर रही होगी। ये कुछ लोग मसला करते हैं कि हमारी VM RDP नहीं हो रही, SSH नहीं हो रही, तो उनका बेसिकली फायरवॉल रूल सही मैच नहीं हुआ होता, जिसकी वजह से उन्हें इशू आ रहा होता है, ट्रबल शूट उन्हें फिर करना पड़ता है। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। हमने ये लैब परफॉर्म कर ली हैं, और इंशाल्लाह मज़ीद मैं कोई डिटेल टॉपिक्स के साथ और मज़ीद फीचर सेट के साथ जो कंप्यूटर इंजन के हैं किसी अगली वीडियो में आपके साथ हाजिर होता हूँ। तो तब तक के लिए जी, उर्दू IT अकेडमी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।